हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एट्थ क्लास की ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं एट्थ क्लास की ज्योग्राफी, और इसमें फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। ठीक है, अब तक हम लोगों ने सिक्स सेवन तक की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। अब हम कंप्लीट देखेंगे एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। ठीक है, इसमें पहला है संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये कहानियाँ हैं ऊपर, तो कहानी हम नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से इंपॉर्टेंट है वहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं बता दूं कि ये जितने भी यूपीएससी के न्यू एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि सर एनसीईआरटी के नोट्स बनाएं या ना बनाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का आप नोट्स बनाएं। एनसीईआरटी एक बेसिक है, आप इसको समझ लें अच्छे से। और अगर जितने अच्छे से आप इसको समझ लेते हैं उतना अच्छा होता है। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है, अगर उसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसकी पूरी बेसिक्स एकदम अच्छे से नोट्स ही बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस आप इसको एक अच्छे से तरीके से समझ लें, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट हाँ, इसको पढ़ना ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिनका मतलब बेसिक क्लियर है वो एनसीईआरटी ना पढ़े, उनकी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जो लोग मैथ्स से हैं या बायो से हैं, जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब वो बहुत टाइम से अच्छे से पढ़े भी नहीं होते स्कूल टाइम में, तो उन्हें एनसीईआरटी देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बेसिक नॉलेज देता है। ठीक है, अब जैसे मैं एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ चुका हूँ और मैं अब रेफरेंस बुक पढ़ता हूँ, तो मैं रेफरेंस भी कंप्लीट कर चुका हूँ, बट उसमें जब मैं दोबारा रिवीजन करता हूँ, जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसमें मुझे एनसीईआरटी से बहुत सारी चीज़ें अलग मिली थी। लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी एक मुझे मतलब हेल्प कर रही थी, कि क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें मैंने शुरू कर दी थी। एक मतलब उनका आइडिया लग चुका था कि वो चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं। ठीक है, तो आइडिया इसमें मिल जाता है। उसमें बस पता चलता है कि हाँ कितना डीप तक जाना है। तो आइडिया हमें यहीं से मिलता है, डीप उसमें उसमें जाएंगे, और डायरेक्ट अगर उसी को उठा लेंगे तो हम उसमें डीप में जितना जाएंगे ना उतना परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, वो यहीं से समझ में आते हैं। ठीक है, वहाँ पे वर्ड की मीनिंग नहीं होती, वहाँ पे बस वर्ड हो जाता है, उसको समझना होता है। और वहाँ पे एक एक वर्ड का पूरा अच्छे सा विस्तार नहीं दिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में अच्छे से दिया होता है। और एनसीईआरटी एक स्टोरी वाइज है, एक कहानी की तरह हमें पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। बट आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे या महेश कुमार बनवाल पढ़ेंगे या माजिद हुसैन जो भी पढ़ेंगे, आप उसको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आप लगभग 70% समझ जाएंगे, और 30% अगर आपको कोई टीचर समझा देता है तो आपका 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरा 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैं रेफरेंस बुक भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ऊपर ये कहानियाँ हैं, उधर छोड़ देते हैं, यहाँ से देखते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी वे कुछ एक जैसे क्या हैं। ठीक है, मतलब वो कहानी में पूछ रहा था, कहानी में दिया है। इनमें से सभी वस्तुएं उपयोग आपके द्वारा की जाती हैं, इसलिए उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ के उपयोगिता अथवा प्रयोजकता से उसे संबंधित बनाती है। तो मतलब जितनी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ें हम प्रयोग करते हैं ना अपनी सहायता के लिए, अपनी सुविधा के लिए, जो चीज़ें प्रयोग करते हैं उसी को संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ बता रहा है। आगे देखते हैं। ये कहानी में देखो कुछ है, हम पढ़ देते हैं, इसको भी आप सुन लीजिएगा। राजू अब जनाता है जनाना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मी ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब हम उनका कोई मूल्य होता है, मतलब जब उनका कोई मूल्य होता है, मतलब हमारे जीवन में। ठीक है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। तो देखिए, इससे एक चीज़ समझ में आराम से आ रही है एकदम अच्छे तरीके से, कि जितने भी संसाधन हैं हम ही उनको मूल्यवान बनाते हैं। ठीक है, अगर जितनी उनकी उपयोगिता होती है उतना उनका मूल्य मूल्य होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। ठीक है, मूल्य का अर्थ मुद्रा वाला मूल्य नहीं, यहाँ पे उसका महत्व होता है। ठीक है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, कुछ आर्थिक मूल्य के होते हैं, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, उदाहरण जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य मतलब जो पैसे से देके खरीदे जाते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं आर्थिक मूल्य। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं हो पाता। ठीक है, मनोरम भूदृश्य मतलब, इसका कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ों का जैसे आर्थिक मूल्य नहीं है, मतलब उनसे पैसों से हमें लाभ या हानि नहीं होने वाली है, मतलब वो पैसों का उपयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए पूरा करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो संसाधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूपों में मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दीदी आपकी दादी के घरेलू नुस्खे आज के कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं रखते। ठीक है, लेकिन यदि वे पेंटेड पेंटेड का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे देखो दिया गया है, इसका तात्पर्य है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, पेंटेड करा लेना मतलब अपना बस उस पर अधिकार जताना कि ये चीज़ें मेरी हैं। ठीक है, पेंटेड
करने के उपरांत मेडिकल फार्म में बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक मूल्य के हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी मेडिसिन की खोज की आपने, ठीक है, और वो नुस्खा है, अब उस पे आप पेटेंट करवा लिए, सरकारी मुहर लगवा ली कि हाँ ये चीज़ मेरी है, तो उस पे अगर कोई चीज़ बनाता है तो आप उस पे केस कर सकते हो क्योंकि आपने पेटेंट करवा लिया है। लेकिन अगर पेटेंट नहीं करवाया तो उसको कोई भी बना सकता है, तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। अगर आपने पेटेंट करवा लिया है तो उसको आप मार्केट में किसी मूल्य पे बेच सकते हैं। अगर दूसरों को ज़रूरत होगी, दूसरों के संसाधन में आएगा तो वो खरीद लेगा, ठीक है। तो उससे हो जाएगा, ये आर्थिक मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, ठीक है, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखो, संसाधन की सबसे पहली कड़ी क्या है कि हम खुद एक संसाधन है, एक दूसरे के लिए, खुद के लिए एक हम खुद संसाधन है, ठीक है। तो हमें पहले ही समझना चाहिए कि हम खुद संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की है। तो देखो, हम अपना ज्ञान जब दूसरों को, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपके लिए एक संसाधन हुए। आप पढ़ रहे हैं, आप हमारी वीडियो देखेंगे, इससे हमें प्रॉफिट होगा, तो आप हमारे लिए संसाधन हुए, ठीक है। और जिस चीज़ से आप देख रहे हैं, जो फ़ोन से देख रहे हैं, जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक संसाधन है, ठीक है, जो हमारे कामों में हमें लाभ प्रदान करती है, आसान करती है, जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोजों एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज को खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार अंततः परिवहन के नियमों एवं विविध का विकास हुआ, ठीक है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल ऊर्जा का उत्पादन करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन में बदन बना दिया। देखो, अब जब जब हमें विद्युत कैसे बनती है जल से, तो हमें उसके बारे में पता नहीं था। बहुत सारा जल बह जाता था, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो जब हमें विद्युत के बारे में पता चला कि जल से भी विद्युत बनाई जा सकती है, तो हमने बांध बना के उस जल का उपयोग हमने करना शुरू कर दिया। तो इस तरह हमें जल की भी जो संसाधन है, उसकी जो कीमत है वो हमें पता चली, ठीक है। तो वो आर्थिक महत्व का हुआ, और जब तक वो बह जाता था हमें उसके बारे में पता नहीं था, तो वो आर्थिक महत्व का जल नहीं था, ठीक है। तो इससे हमें आर्थिक महत्व के बारे में पता चलता है। अब प्रौद्योगिकी क्या होता है, शब्द देखो, अब इसमें क्या है ना, हमने बताया कि वर्ड मीनिंग मिल जाती है। अब जब आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे उसमें आपको प्रौद्योगिकी का आपको वर्ड मीनिंग नहीं बताएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि प्रौद्योगिकी होती क्या है। तो देख लेते हैं। किसी कौशल किसी कौशल करने अथवा वस्तु को बनाने में नियम नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट, अगर आपको पता नहीं तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधन कुल कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः संसाधनों की वर्गीकृत मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। देखो, पहला तो संसाधन मानव हो गया, ठीक है। पहला मानव हो गया, खुद का खुद, ठीक है। और दूसरा एक मानव निर्मित है और एक कृत्रिम है, ठीक है। तो संसाधनों के कुल तीन प्रकार हो गए। अब देखते हैं प्रकृति संसाधन कौन से है, जो प्रकृति ने बनाई है, ठीक है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है, ठीक है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाया जाता है, प्रकृति संसाधन कहलाता है। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वायु ठीक है, हम खुले में सांस लेते हैं, ठीक है। हमारी नदियाँ और झीलें, जल, मृदा और खनिज सभी प्रकृति संसाधन के हैं, ठीक है। देखो, अब जहाँ पे हमारे यहाँ खेती होती है, ठीक है, और जल, जो नदियों का जल, वो सीधे सिंचाई के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अब इतनी शुद्ध जल तो नहीं है कि हम पी सकें, बट हाँ, उसकी सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, तो वो भी संसाधन हो गया। झीलों का जल भी संसाधन हो गया, ठीक है। नदियों का जो बांध बना के हम बिजली बनाते हैं, वो भी संसाधन हो गया। तो बहुत सारे हैं ऐसे जो संसाधन मिल जाते हैं, ठीक है, जो प्रकृति संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीज़ें तो निःशुल्क मिलती हैं। पानी निःशुल्क है, हवा निःशुल्क है, ठीक है। झीलों का जल निःशुल्क है, झीलों की खूबसूरती जो है निःशुल्क है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निःशुल्क हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में प्रकृति संसाधन का सबसे अच्छा तरह उपयोग करने के लिए औजारों का प्रौद्योगिकी आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। अब देखो, कहीं पे भी हमें कुछ जगहों पे औजारों की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। प्रकृति संसाधनों का विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब प्रकृति जो संसाधन है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला नवीनीकरण, दूसरा अनवीनीकरण। जो प्रकृति के संसाधन है उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ठीक है, और ये दूसरा हो गया। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नवीनीकरण संसाधन क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो सकते हैं,
ठीक है, मतलब जो बहुत जल्दी बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं और वो नष्ट हो जाता है तो हम बहुत शीघ्रता से उसको बना लेते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे जैसे सौर और पवन का ऊर्जा। ठीक है, अब जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। ठीक है, इन चीज़ों का तो मतलब हमें उपयोग करते जाएंगे, नष्ट होता जाएगा और फिर से बनता जाएगा, क्योंकि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरणें वो तो अगर शाम तक खत्म हो गई तो फिर से सुबह नहीं आ जाती हैं। ठीक है, और पवन हवा आज अगर चलते चलते शाम को रुक गई तो कल से फिर हवा आएगी। हाँ भाई, ये तो हवा तो बंद नहीं होगी, सूर्य की प्रकाश के किरण जो बंद होगी नहीं। और नदियों का जल वो तो कभी नहीं बंद होने वाला, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से क्रिया होने पर बर्फ जमता है, और सारी बर्फ़ जमते हैं वहाँ से, फिर बर्फ़ पिघलता है तो फिर नदियों में होके आता है, तो पानी भी नहीं रुकने वाला। ठीक है, मतलब ये चक्रण जो है चलता रहता है, तो ये चीज़ें नहीं रुकने वाली। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, जल का बहुत अत्यधिक उपयोग कर लिया। अब नदियों के जल आते तो हैं, वो तो रुकेंगे नहीं, कभी बंद नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों ने उसमें इतनी फैक्ट्रियों का गंदा जल डाल दी, गंदा चीज़ें डाल दी हैं कि वो ख़राब हो चुका है। और जिसकी वजह और मृदा, हम लोगों ने अपने खेतों में इतनी ज़्यादा खादों का उपयोग कर दिया कि हमारी मृदा भी अब धीरे धीरे लवड़ी हो रही है, ख़राब हो रही है। ठीक है, उसके बाद वन, हमने वनों की लकड़ी के लिए इतनी कटाई कर डाली है कि अब हमारे उत्तर भारत में वन तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप यहाँ की जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन देख सकते हैं पहले की अपेक्षा, आज से 100 साल पहले और आज की अपेक्षा में जलवायु में बहुत परिवर्तन हो गया है। ठीक है, अब जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है। ये अनवीनीकरण अब इस टाइम पे अनवीनीकरण प्रतीत होने लगा है, क्योंकि कहीं कहीं जल अब खत्म हो गया है। ठीक है, पीने योग्य नहीं है। फिर भी जल की कमी और प्रौद्योगिकी की जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन चुका है। देखो, यहाँ पे कहीं कहीं विश्व में बहुत जगह जल सूख चुका है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। वैसे प्रकृति का नियम है बदलाव, तो बदलाव तो आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण में देख लिया कि जो चीज़ें हमें बहुत जल्दी फिर से उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे नवीनीकरण कहते हैं। अब अनवीनीकरण क्या है, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, मतलब ये सीमित भंडार में है, इनका नवीनीकरण मतलब हम जितना अगर इनका उपयोग कर ले तो दोबारा मतलब हमें नहीं मिल सकते, इनको हम दोबारा बना नहीं सकते। ठीक है, भंडार का एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनका नवीनीकरण पुनः पूरित होना हजारों वर्ष लग सकते हैं, मतलब ये हजारों वर्ष में ही बनेंगे। ठीक है, उसके पहले नहीं बन सकते। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, मतलब हम कोई भी एक मानव 1000 वर्ष के लिए तो जी नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसका कहने का मतलब है कि ये बन तो सकते हैं, लेकिन हजारों वर्ष बाद बनेंगे, तो इतने वर्ष तक हम इंतजार थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस इसे कुछ उदाहरण है। अब देखो, पेट्रोल, अगर पेट्रोल डीजल, ठीक है, अब तो केरोसिन आनी बंद ही हो गई हमारे साइड, और कोयला, तो ये चीज़ें जो हमारी ज़मीन से खुद के निकलती हैं, जो हमारी ज़मीन में एक सीमित मात्रा में है, अगर इनका उपयोग हम बहुत अत्यधिक कर लेते हैं तो ये दोबारा हमें मिलने वाली नहीं, तो हमें इन सब चीज़ों को बचा के उपयोग करना चाहिए। ठीक है, खासकर पेट्रोल को, क्योंकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी पेट्रोल के बारे में पता चल सके। ठीक है, प्रकृति संसाधनों का वितरण भूमि, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, प्रकृति संसाधन का वितरण। अब देखो पर्वतों पे, ठीक है, मैदानों पे, पठारों पे, तटीय क्षेत्रों में, समुद्रों में इस समय इन जलवायु और ऊंचाई का, ठीक है, जलवायु मतलब क्या है, कहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे बारिश कम हो रही है। ठीक है, इस सब क्षेत्रों का मतलब प्रभाव पड़ता है संसाधनों पर। ठीक है, कैसे प्रभाव पड़ता है हम एक बार आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, फिर से सुनिएगा। ठीक है, प्रकृति संसाधनों का वितरण। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर्वतों पे, ठीक है, पर्वतों पे क्या क्या हमें मिल सकता है, जैसे कि वहाँ पे हमें ठंड का मौसम होता है, वहाँ पे हमें बर्फ़ मिल सकती है। ठीक है, तो अब वहाँ पे जो अलग ही संसाधन है, और मैदानों में अलग संसाधन मिल जाते हैं। ऊंचाई और जलवायु, सब मतलब हमारे भारत में सभी जगह सेम तो है नहीं, बदली बदली जलवायु है। ठीक है, अब राजस्थान में अलग जलवायु है, उत्तर प्रदेश में अलग जलवायु है, ठीक है, और साउथ में अलग जलवायु है। तो जलवायु के हिसाब से भी हमारे यहाँ अलग संसाधन जो है वितरित हैं। ठीक है, पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताओं के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि सभी जगह एक समान क्षेत्र है, या एक समान पर्यावरण है, एक समान स्थल है, ऐसा तो है नहीं। बहुत जगह मतलब ऊंचा लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, ऊंचाई और समतल, पठार, तो इन सब चीज़ों पे हमें वितरण मिलता है। ठीक है, विभिन्नताएं मिलती हैं संसाधनों का, क्योंकि वे पर्वतों पे तो एक बार नीचे से समझिए आप लोग जीरो से, कि पर्वतों पे तो जो हमारे यहाँ उत्तरी भागों में जो कारें चलती हैं वो पर्वतों पे चल नहीं सकती, तो पहला संसाधन ही ब्रेक हो गया। ठीक है, जो चीज़ें हम अपने मैदानी भागों में पैदा कर लेते हैं, उपजा लेते हैं ज़मीनों से, वो चीज़ें वहाँ पे उपजाऊ नहीं कर सकते, उपजा नहीं सकते। यहाँ पे जो बारिश हमें फ़ायदा होता है, वहाँ पे बारिश हमें वो चीज़ें बारिश वहाँ पे होंगी नहीं,
तो इन चीज़ों में आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ी बातों से आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन क्या है, ठीक है। अब तक प्रकृति का हमने देख लिया, प्रकृति निर्मित संसाधन, ठीक है। अब हम मानव निर्मित संसाधन देखेंगे। कभी कभी प्रकृति पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल बदल दिया जाता है, ठीक है। क्या, कभी कभी प्रकृति पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, मतलब वो जिस रूप में थे उनको पूरी तरह चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे लॉ आयस, ठीक है। उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाने नहीं सीख लिया था। तब तक तो वो मिट्टी के रूप में था, ठीक है। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में पाषाण काल जानते होंगे। तब भी ये पदार्थ, लोहे से लोहा बनाने वाले पदार्थ तभी उपस्थित थे, ठीक है। लेकिन वो लोग लोहा बनाना नहीं जानते थे, तो उनको क्या पता, ठीक है। लेकिन अब जब हमें ये पता चल गया है तो हम जान सकते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो लोहा अब हमारा मानव संसाधन हो गया है जब हम इसके बारे में जानकारी जान लिए हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं, ऐसे बहुत प्रकृति संसाधन है, प्रकृति में उपस्थित ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो मानव संसाधन भविष्य में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोग प्रकृति संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो जी अब लोहे का जितना भी चीज़ें बनता है, मतलब मानव द्वारा जितने भी मशीनें, चीज़ें बनाई जाती हैं, सब मानव निर्मित हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्रकृति संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मानव मानव ने समझते हुए कहा कि, अब वो तो स्टोरी का है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। अब मानव संसाधन क्या है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन, ठीक है। तो अब तक हमने ऊपर देख ली मानव संसाधन की डिफिनेशन कि जिन चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं उनका प्रयोग हम अपने लाइफ में कर रहे हैं। जैसे कार बनाना, मशीन बनाना, जितनी भी चीज़ें हम बना रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने प्रयोग में लाने के लिए, वो सारी चीज़ें मानव संसाधन कहलाती हैं। ये मानव संसाधन की डिफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम जानेंगे मानव संसाधन है क्या। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति के सबसे अच्छे उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो, ठीक है। तो हम लोग प्रकृति की चीज़ों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके ज्ञान के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब जैसे पाषाण काल में वो लोग तो तभी तो लोहे के सारे पदार्थ उपस्थित थे, पर वो जानते ही नहीं थे, तो संसाधन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। वो पत्थर के बारे में जानते थे तो पत्थर का अपना उपयोग किया, तो उन्होंने पत्थर को अपना संसाधन बनाया। तो हमें किसी चीज़ को संसाधन बनाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, ठीक है। तो ज्ञान इंपॉर्टेंट है, तो पहले पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और यूपीएससी क्लियर करने के लिए भी ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। तो फ़ोन चलाते चलाते अगर ऐड आ जाए तो उसे उसको स्किप करके पढ़ना, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे साथ एक लड़का रहता था, वो क्या करता था कि जब बीच बीच में वीडियो में 3 3 मिनट का गाना आता है तो पूरा गाना देखता था। और पहले मैंने भी ऐसा किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूरा गाना मत देखा करो, क्योंकि माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं बीच में, तो इसको पढ़ लेनी चाहिए। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से, ठीक है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने से संदर्भ में लोगों में मतभेद है, मतलब अभी कुछ लोग मानव को संसाधन नहीं मानते हैं, ठीक है, उसमें भी मतभेद है। इतना होते हुए भी कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों के मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक करते हैं, ठीक है। मतलब कि मनुष्य की जो कौशलता है, मनुष्य की जो ज्ञान है, वही तो संसाधन को बनाने में सहायता करता है। तो मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन ही हुआ ना। हम अपने ज्ञान से आपको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। हम अपना ज्ञान आपको दे रहे हैं, तो ये एक संसाधन के थ्रू ही तो जा रहा है। हम आपके लिए संसाधन हुए, आप हमारे लिए संसाधन हुए किसी न किसी तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में आता है। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, मतलब मनुष्य खुद संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोग बहुमूल्य संसाधन मानते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य देखो, हम शिक्षा आपको दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य, डॉक्टर आपको स्वास्थ्य देगा। तो हम दोनों आपके लिए एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में आए, क्योंकि हमें ज्ञान जरूरी है। और ज्ञान अर्जित करने लिए हमारे स्वास्थ्य भी तो ठीक होना चाहिए, तभी तो हम ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, ठीक है। दोनों जरूरी है। तो ये दोनों मुख्य संसाधन आते हैं मानव, ठीक है, मानव के द्वारा। मानव ये दोनों मुख्य संसाधन है, ठीक है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल और सुधार करना है।
करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो ये आप डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये डिफिनेशन मैं इसको डबल लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लिया। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों का कौशल और सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। अब संसाधन संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? संसाधन संरक्षण। देखो, हम संसाधनों का उपयोग तो करते जा रहे हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं लगा रहे, बेतहाशा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पर एक संरक्षण लगाना चाहिए, लगाना जरूरी है, क्योंकि जिन चीज़ों से हमें लाभ मिलता है उनसे नुकसान भी होता है, ठीक है। देखते हैं। मानव ने एक बुरा सपना देखा, मोना ने ठीक है। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है। हम इतने बुरे तरीके से जल का उपयोग कर रहे हैं, एक दिन तो ऐसा सारा जल सूखेगा तो नहीं, बट दूषित जल हो जाएगा, ठीक है। और सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ पर ना तो छाया है और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे, ठीक है। उनमें उसने अपनी माँ को अपने इस सपने के बारे में बताया। उसने पूछा कि अम्मा, क्या यह सच हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सारा जल तो खत्म नहीं हो सकता। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं होते हैं तो वे बहुत दुर्लभ हो जाएंगे। हाँ, अगर जो अनवीनीकरण संसाधन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, अगर इन सब के प्रति हम सतर्क नहीं हुए तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और अनवीनीकरण संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकता है। तो ये चीज़ें समाप्त होंगी, निश्चित समाप्त होगी। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने बारे में अपने दोस्तों से बातें क्यों नहीं करते? इस बारे में अपने दोस्तों से बातें करें। तो ये चीज़ें अब हम आगे देखेंगे, अब तो हम 6 में है नहीं, 8th में है नहीं, ठीक है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना, ठीक है। मतलब देखो, संसाधनों का हम सतर्कता पूर्वक उपयोग करें और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय दें। मतलब जो चीज़ें कुछ समय में अगर बन सकती हैं तो उन्हें हम समय दें बनने के लिए, वो फिर से रिसाइकिल खुद को कर पाएँ और खुद से बन सकें, ठीक है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब ये चीज़ आप नोट कर लिए, संसाधनों के सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए संसाधन समय देना, संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। संसाधन संरक्षण की डिफिनेशन इतनी छोटे में तो नहीं मिलने वाली कहीं पे भी, बस यहीं एनसीईआरटी में मिल सकती है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण की तुलना बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। तो ये भी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में तुलना बनाए रखना और सतत पोषणी विकास कहलाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति उप उपभोग को कम कर वस्तुओं को पुनः चक्रण के लिए और पुनः उपयोग के द्वारा योगदान कर सके। अब देखो, हम अपने जो उपभोग करते हैं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे अब हमें कहीं मतलब मार्केट जाना होता है तभी हम कार से या बाइक से जाते हैं, तो वहाँ साइकिल से भी जा सकते हैं। तो मतलब हम पेट्रोल को बचा सकते हैं एक सीमित मात्रा में, ठीक है। तो हम संसाधनों को धीरे धीरे कम उपयोग करें, हम पॉलीथीन का कम उपयोग करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, ठीक है। इससे धीरे धीरे हमारे मतलब संरक्षण हमारी वस्तुओं का हो सकता है, ठीक है। अतः एक विभिन्नता बनती है, ठीक है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे। चलिए आज देखते हैं, ये कहानी है, अभी आज देखते हैं। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, ये क्या हो गया यार। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयला से मिलता है। मतलब विद्युत जो है जल और कोयला से मिलता है, ठीक है। और कैसे मिलता है आप सभी जानते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, ठीक है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, अब हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोनू, राजू और उसके मित्रों ने कहा, आपका क्या विचार है? ठीक है, आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? ठीक है, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और अन्य परितंत्र सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब देखो, हम हमें सांस लेने के लिए तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है ना, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन में कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमें इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सभी नवीकरण संसाधनों का उपयोग संतोषपूर्वक सतत पोषणी है, ठीक है। सभी नवीकरण संसाधनों का उपयोग सतत पोषणी है। पृथ्वी पर जीवन का
विविधता संरक्षण एक है, ठीक है। प्रकृति पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब हम ये आपको एक बार में समझा देते हैं पूरा चैप्टर क्या था, ठीक है। संसाधन, पहला तो ये संसाधन है कि मानव खुद संसाधन है, ठीक है। संसाधन की डिफिनेशन क्या है कि मानव के जीवन में उपयोग सहायता करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब संसाधन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं संसाधन का मूल्य। जब तक किसी भी चीज़ का हम उपयोग नहीं करते, ठीक है, तब तक वो संसाधन नहीं बनता। तो जो चीज़ें हमारे उपयोग में आती हैं वही संसाधन है। अब संसाधन दो प्रकार के हैं, एक तो मूल्यवान संसाधन, एक अमूल्य संसाधन। अमूल्य संसाधन क्या है कि वो संसाधन जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, जिनका हम उपयोग ही नहीं करते, वो अमूल्य संसाधन है, ठीक है। और जिनका आर्थिक महत्व नहीं है, वो फ्री में मिल रहे हैं, जैसे कि जिनको हम बेच नहीं सकते, मार्केट में हम सेल नहीं कर सकते, उनका आर्थिक महत्व नहीं है कोई, ठीक है। बट जैसे आर्थिक महत्व का नहीं है, जैसे हम बता सकते हैं कि सुंदरबन नहीं, सदाबहार वन की लकड़ियाँ बहुत भारी होती हैं, होती तो बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन बहुत भारी होती हैं। उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, उनका हम किसी चीज़ में उपयोग कर ही नहीं सकते। तो वो हैं तो ठीक है, लेकिन उनका आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन हमारे पर्यावरण में उनका कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। अब आर्थिक महत्व में क्या है, जो चीज़ें हम उपयोग कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम सेल कर सकते हैं, वो आ गया आर्थिक महत्व में, ठीक है। अब संसाधनों के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के हैं। एक मानव निर्मित संसाधन है मतलब एक प्रकृति संसाधन है, एक कृत्रिम संसाधन है। प्रकृति संसाधन में कौन कौन चीज़ें आती हैं, प्रकृति संसाधन में चीज़ें आती हैं जो हमें प्रकृति द्वारा मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि जल, हवा, पानी, जल और हवा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जो चीज़ें हमें प्रकृति से प्रदान करती हैं, मिलती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नवीनीकरण, अब ये इनको दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया, नवीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। नवीकरण क्या है, जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा रिसाइकिल करके बना सकते हैं। अनवीनीकरण कौन संसाधन है जिनका हम उपयोग दोबारा नहीं कर सकते, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, ठीक है, जो एक सीमित समय के बाद खत्म हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। अब मानव, पहला हो गया प्रकृति संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। जो मानव द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब मानव निर्मित संसाधन कब होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और फिर उसको बना के उसका उपयोग करेंगे, तभी तो मानव निर्मित संसाधन हुआ वो, ठीक है। अब मानव संसाधन क्या क्या है तो सभी जानते हैं, जो मानव ने बनाया और जो मानव उपयोग करता है वो सब मानव संसाधन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अब जो संसाधन का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिन चीज़ों का उपयोग बार बार कर रहे हैं, वो हमारे भविष्य में आने के लिए बचती नहीं है। हम उसका बेतहाशा उपयोग करके उसको नष्ट कर दे रहे हैं, जैसे नदियों का जल, हमने उसको तो बेकार कर दिया। अब हमारे आने वाली पीढ़ी तो नदियों के जल को गंदा ही समझेगी ना, बट हमारे पूर्वज नदियों के जल को कितना साफ, उसकी पूजा करते थे, ठीक है। तो नदी का जल अब पीने योग्य तो बचा नहीं, बट हाँ उससे बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये संसाधन तो है एक, लेकिन संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें है सतत पोषणी विकास, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। संसाधन संरक्षण आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट चैप्टर मैं कल मैं सुबह तक फिर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये पूरी एनसीईआरटी मैं 12 तक कंप्लीट करूंगा। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए। आप लोग देख तो लेते हैं, आप लोग देख भी लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, पर कमेंट नहीं करते। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नया क्या पढ़ना चाहते हैं। अभी जैसे मैं अपने वीडियो में मतलब ब्रह्मांड को मैंने शुरू किया, ब्रह्मांड मैंने पढ़ाया, तारा मैंने पढ़ाया, अब मैं पृथ्वी पढ़ाने वाला हूँ। तो वो वीडियो भी आप लोग देखिए, उससे क्या है कि आप लोगों का भौतिक ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने मतलब ज्योग्राफी के प्रति आपका एक अच्छा सा रुझान तैयार होगा। और ये मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ और मैं 3-4 बुक मिला के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। माजिद हुसैन, मैथ्स में बनवाल, 11th क्लास की एनसीईआरटी की तीनों 4 किताबें मैं पढ़ के अच्छे से उसको पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, मेरे लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।